Good morning, all of you. Today we are going to start the new chapter, that is the first chapter of physics, which is electricity. Students, आपने पहले के क्लासेस में क्लास 8 में आई होप क्लास 8 में करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बेसिक्स पढ़ाई किया है ना. बट इन दिस क्लास in standard 10th we are going to study the chapter electricity deeply, which will also include a large number of numericals in it. है ना. चैप्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होगा. और जैसे कि आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, 9th क्लास का जो फिजिक्स है वो केवल डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स इन इट. तो वैसे ही क्लास 10th में भी आपका जो फिजिक्स है उसमें कुछ चैप्टर ऐसा है जो कुछ चैप्टर क्या, इनफैक्ट एक चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़कर बाकी सारा चैप्टर जो है इट विल इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्ट बेस्ड थ्योरम्स. तो जो चैप्टर्स आपको क्लास 10th में पढ़ना है वो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, and the third one is sources of energy, fourth one is light, and the last one is human eye. तो क्योंकि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है केवल उस चैप्टर को छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं और ह्यूमन आई को भी छोड़कर बाकी जो 3 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड लाइट, इट विल इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स विद इट. तो काफ़ी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है. कंसेप्ट, फार्मूला, थ्योरम्स जो भी है उनको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है ताकि आप उसको समझने के साथ साथ उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान आप उसको इस्तेमाल भी कर सकें. इट विल इंक्लूड लॉट ऑफ न्यू टर्म्स, देयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देयर साइन एंड मेनी मोर. तो क्योंकि जो चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो अब बस हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी. जो बुक हम लोग रेफर करेंगे है ना पूरे कोर्स के दौरान, कोर्स को कंप्लीट करने के दौरान, वो हम लोग एसचंद का बुक रेफर करेंगे. Along with that, you should also purchase the NCERT book of science. वो आपका बेसिक्स है, वो उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन इट इज़ ओनली सिलेबस कवरिंग इक्विपमेंट. वो क्या केवल तुम्हारा सिलेबस कवर करने के लिए है. उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, बहुत डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको, है ना. तो वो बुक भी आपको रखना है, बट वो आप केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए. कंसेप्ट एनालिसिस के लिए वो बुक बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर नहीं माना जाएगा, है ना. तो जो बुक हम लोग रेफर करेंगे वो बुक है एसचंद का बुक, है ना, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी. जैसे ही वर्ड इलेक्ट्रिसिटी सुनते हैं तो जो सबसे पहला चीज़ हमारे ध्यान में आता है ना, वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या. फिजिक्स में हर एक टर्म का अपना एक पहचान है ना. तो जैसे आप बोलते हैं कि एनर्जी है, फोर्स है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है. आपने क्लास 9th में काफ़ी सारा ऐसा टर्म्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, है ना. तो अगर पहला चीज़ पूछेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, एक सिंगल वन लाइन एक्सप्लेनेशन है. इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है. अब इससे पहले आपको एक चीज़ रिमाइंड कर देते हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. वो क्या है, एनर्जी क्या होता है. व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी फिनोमेनन को वर्क करने का कैपेसिटी दे, है ना. द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज व्हाट, द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना. हर वो चीज़ जो काम कर सकता है, काम करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम एनर्जी कहते हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. जैसे
हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या ये कैसे क्लैरिफाई होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज हैविंग अ कैपेसिटी टू डू वर्क। अपने घर में अगर आप देखेंगे तो हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैसे काम करता है। पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, गीज़र हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, टीवी हो गया, हर एक ऐसा डिवाइस जो है वो कैसे काम करता है। वो अपने आप तो नहीं काम करता है ना। पंखा अपने आप तो नहीं चलता है, बल्ब अपने आप नहीं चल सकता है, रेफ्रिजरेटर अपने आप काम नहीं कर सकता है। उसको जो एनर्जी लगता है काम करने के लिए, जो एनर्जी लगता है वो एनर्जी कहाँ से पूरा होता है। दिस दैट एनर्जी इज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो पंखा को चलने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी हैज़ द एबिलिटी टू रोटेट द फैन, है ना। तो बोलेंगे कि एनर्जी में क्या होता है। एनर्जी के बारे में हम पहले पढ़े हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम बना नहीं सकते हैं और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट न्यू एनर्जी एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और हम नया एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। एनर्जी जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए पंखे के रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चला कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, या इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के पास वो एबिलिटी है कि वो पंखा को रोटेट करा सकता है, वो पंखे को वर्क करने के लिए कंपेल कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा पंखा को, पंखा रोटेट करेगा, इट विल नेवर वर्क, है ना। तो एक बात तो ये हो गया कि पंखा का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इट इज टोटली सपोर्टेड एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द फैन। तो एक बात तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। दूसरा कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बोलेंगे जब पंखे के रोटेशन में पंखा रोटेट किया तो कैसे पता चला कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जब पंखा रन करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फैन। फैन जो है वो रोटेट करता है तो वो एक मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वो कहेंगे ना कि जब पंखा चल रहा होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कंज्यूम करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वैसे ही जब बल्ब या ट्यूबलाइट वगैरह वर्क करता है तो वो क्या करता है, वो एक तरफ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसको कंज्यूम करके उसको कन्वर्ट करता है इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। अब देखिए जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इस चीज़ को पे स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं कि हमको पहले ये पता होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो अभी जस्ट एक्सप्लेन किए कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है ना। और जब एनर्जी का वो फॉर्म है तो देन इट विल हैव द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। उसके पास वर्क करने का एबिलिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंसिडर्ड एज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जितना भी घर में मौजूद इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ अप्लायंसेस वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो हमारे चैप्टर में मेन इम्पॉर्टेंट जो आगे बढ़ रहे हैं तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो उसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या है ना, उसका सब पार्ट क्या है ना। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड या स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो होता है चार्ज, है ना। जब चार्ज की बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला आपके माइंड में एक बात याद आता होगा जो आपने क्लास 8 या उस पहले के क्लासेस में पढ़ा है। वो क्या है, चार्ज
कहाँ देखा है आपने? तो आपको याद होगा, आपने एक एक्टिविटी या एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें कॉम को हेयर पे रब करते हैं तो वो पीसेज ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो एक ये एग्जांपल है। फिर ग्लास रॉड का भी पढ़ा होगा, है ना, एबोनाइट रॉड का भी पढ़ा होगा। जैसे ग्लास रॉड के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे कॉम्ब हेयर पे रब करने पर पीसेज ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वैसे ही ग्लास रॉड को अगर सिल्क पर रब करेंगे तो ग्लास रॉड भी चार्ज हो जाता है, वो भी वैसे ही पीसेज ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वैसे ही एबोनाइट रॉड होता है। एबोनाइट इज अ काइंड ऑफ, एक तरह का मटेरियल है एबोनाइट। जैसे ग्लास एक मटेरियल है, मतलब मटेरियल मतलब वो सिलिका का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है ना। वैसे इबोनाइट एक तरह का मटेरियल है। तो इबोनाइट रॉड भी जो है उसको भी अगर वुलन क्लॉथ पर रब करते हैं तो इट आल्सो गेन्स सम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट आल्सो हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट पीसेज ऑफ पेपर टुवर्ड्स इट। तो यहाँ पर अट्रैक्ट करने का और जो रिपेल करने का, ये दो फेनोमेनन का हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे कि अट्रैक्ट होना और रिपेल होने का मतलब क्या है। तो उसके पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि चार्जेस जो है उसका नेचर क्या क्या होता है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। तो चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो तरह का होता है ना। वन इज द पॉजिटिव चार्ज, and another one is of nature negative charge, है ना। जो चार्ज है, चार्ज का दो नेचर होता है। चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो चार्जेस के बारे में हम क्या समझेंगे कि जो प्लस साइन है उसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, जो माइनस साइन है उसको नेगेटिव चार्ज कहेंगे? नहीं, पार्टिकल का नेचर होता है इट कैन बी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड इट कैन बी ऑफ निगेटिवली चार्ज, है ना। तो आपने पहले के क्लासेस में क्लास 9 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, है ना, पढ़ा होगा। जैसे मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, या क्लास 9 में जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो भी आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लिखते थे तो ऐसा लिखते थे ना कि E माइनस, है ना। तो ये क्या दिखाता है कि दिस इज अ पार्टिकल विच इज चार्ज नेगेटिवली, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है ना। वैसे ही जब हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो चार्ज पार्टिकल दो नेचर का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ पॉजिटिव नेचर एंड इट कैन बी ऑफ निगेटिव नेचर, है ना। तो चार्ज दो नेचर का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब हमारे काम का चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से हम क्या समझेंगे सर? अभी जस्ट जो हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है या पीसेस ऑफ पेपर को रिपेल करता है, या एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को रिपेल करता है। तो ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का मतलब क्या हुआ? जब दो चार्ज पार्टिकल होगा तो आपस में उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। पहला, दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो सकता है ना। दूसरा, दोनों चार्ज पार्टिकल निगेटिव हो सकता है, और दोनों चार्ज पार्टिकल में से अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव हो सकता है ना। तो हमारे काम का चीज़ यहाँ पे क्या है, जब दो चार्ज पार्टिकल हो उनमें से किसी का कोई भी चार्ज हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज पार्टिकल निगेटिव ही होता है या हमेशा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ही होता है। हर एक चार्ज पार्टिकल का अपना आइडेंटिटी होता है चार्ज के साइन के अनुसार। देन पार्टिकल्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज एंड पार्टिकल्स कैन बी निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज का हम बात इसलिए कर रहे हैं कि चार्ज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जब चार्ज का नेचर, दो चार्ज पार्टिकल्स की बात करेंगे और दोनों चार्ज पार्टिकल्स तो अगर दो चार्ज को एक जगह पे रखा जाए तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? हो सकता है दोनों ही चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है दोनों चार्ज पार्टिकल निगेटिवली चार्ज हो, या ये भी हो सकता है कि उन दोनों चार्ज पार्टिकल में से एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा चार्ज पार्टिकल निगेटिवली चार्ज हो।
है ना। तो इन तीनों केसेस में दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक बिहेवियर दिखेगा, है ना। वो बिहेवियर उनके चार्ज के नेचर के अनुसार दिखेगा कि उनका चार्ज का नेचर कैसा है, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्या वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसी बिहेवियर के कारण दो फेनोमेनन देखने को मिलता है। वन इज कॉल्ड अट्रैक्शन एंड सेकेंड वन विल बी कॉल्ड रिपल्शन। ठीक है। एक बिहेवियर जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में उनके चार्ज के नेचर के अनुसार दिखेगा वो दिखेगा अट्रैक्शन, और दूसरा नेचर जो दिखेगा वो दिखेगा रिपल्शन, है ना। तो रिपल्शन कहें या रिपेल करना कहें, दोनों एक ही बात है। रिपल्शन से रिपेल से ही रिपल्शन बना है। ठीक है। तो अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन बिहेवियर का क्या मतलब है, और रिपल्शन बिहेवियर का क्या मतलब है। जब कोई दो चार्ज पार्टिकल अपने चार्ज नेचर के अनुसार एक दूसरे की ओर करीब आए, मोशन में होने के कारण एक दूसरे की नज़दीक आए, तो उस नज़दीक आने के प्रोसेस को कहते हैं अट्रैक्शन। दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ टू चार्ज पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो कहेंगे दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, या दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, या उस फेनोमेनन को कहेंगे अट्रैक्शन। ठीक है। वैसे ही कोई दो चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे से अपने चार्ज के नेचर के अनुसार एक दूसरे से दूर जाए, तो बोलेंगे द बोथ चार्ज पार्टिकल्स आर रिपेलिंग ईच अदर, या ये कहेंगे दे आर अंडर रिपल्शन। एक हो गया अट्रैक्शन, दूसरा हो गया रिपल्शन, है ना। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का फेनोमेनन हमको कैसा दिखेगा, जब अट्रैक्शन होगा तो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आएगा, वैसे ही जब चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएगा तो बोलेंगे यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है तो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आएगा, वैसे ही रिपल्शन अगर हो रहा है तो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएगा। अब आखिरी सवाल क्या रह गया कि सर अच्छा ठीक है, अट्रैक्शन तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होगा, रिपल्शन भी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होगा, ये तो तय है कि ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होना है, बिकॉज चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने बिहेवियर के कारण ये दोनों में से कोई एक फेनोमेनन को तो दिखाएगा। दोनों, अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन, इन दोनों में से एक फेनोमेनन तो होगा। तो आखिरी क्वेश्चन क्या रह गया, सर ये अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्शन कब होगा। तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का क्या है कि टू चार्ज पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन दे आर ऑफ सेम नेचर, है ना। जब दो चार्ज पार्टिकल सेम नेचर का होगा, सॉरी ऑपोजिट नेचर का होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, स्लिप ऑफ टंग का, है ना। दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से ऑपोजिट नेचर का होगा। नेचर के बारे में पहले ही कह चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज एंड चार्ज पार्टिकल्स कैन बी निगेटिवली चार्ज। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव को ही उसका नेचर कहा जाता है। तो कोई दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को तब अट्रैक्ट करेगा जब दोनों का नेचर अपोजिट हो। जब दोनों का नेचर अपोजिट हो तो अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्जेस वाले पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के कारण एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, है ना। वैसे ही ये भी तो हो सकता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स का नेचर सिमिलर हो, सेम नेचर का हो। तो जब सेम नेचर का होगा तब क्या होगा, तो व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेम नेचर के अगर होंगे, देन द फेनोमेनन which will be seen in their behavior will be a repulsive behavior, है ना। वो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएगा, है ना। जब दूर जाएगा तो क्या होगा, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि these two charges are repelling each other because they are of similar charges, they are of same charges और similar charges, है ना। सेम नेचर का अगर होगा चार्ज तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जब अपोजिट नेचर का होगा तो वो एक दूसरे को चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो बोलेंगे सर ये नेचर अगर होगा तो नेचर के अनुसार अगर कंक्लूड करें तो चार्ज पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कब होगा, जब पहला और दूसरा इन दोनों केसेस में
इन दोनों इस केस में, थर्ड केस में, जब चार्ज पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो, तो दोनों का नेचर अलग अलग हो गया। एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। तो जब अपोजिट चार्जेस होगा तो देन अपोजिट चार्जेस होने के कारण दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। वैसे ही जब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स सेम नेचर का हो, तो जब सेम नेचर का होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, है ना। हो सकता है दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हो। तो दोनों में से कोई भी नेचर अगर हो कि दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, चाहे दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इस नेचर के कारण जो उनके दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो नेचर और बिहेवियर दिखेगा वो ये दिखेगा कि बोथ विल रिपेल ईच अदर, है ना। बोथ द चार्ज पार्टिकल्स विल रिपेल ईच अदर। तो जब रिपेल करेंगे तो जो नेचर होगा उनका रिपल्सिव फोर्स, उसके कारण क्या होगा, दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से नजदीक आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब धक्का देंगे, पुश करेंगे, है ना। और जब अट्रैक्ट करेगा तो पुल करेंगे। तो बोलेंगे ना कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है, एक तरह का फोर्स है। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है, एक तरह का फोर्स है। अट्रैक्शन होगा तो वो पुल फोर्स होगा, और अगर रिपल्शन होगा तो वो पुश फोर्स होगा। तो फोर्स का डेफिनेशन है ना, पुश और पुल। पुश करना भी फोर्स है, पुल करना भी फोर्स है ना। तो कब पुश करेगा और कब पुल करेगा, मतलब फोर्स दोनों के बीच में तो होगा, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन ये अट्रैक्ट करने का मतलब पुल करने का फोर्स और रिपेल करने का मतलब पुश करने का फोर्स, ये दोनों फोर्सेस का नेचर अलग अलग होगा। और जब अट्रैक्ट करेगा तो वो एक दूसरे को पुल करेगा, वैसे ही जब रिपेल करेगा तो एक दूसरे को पुश करेगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या निकाले कि जब अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन दोनों चार्ज पार्टिकल्स में पॉसिबल कब है, जब दोनों का नेचर डिफरेंट हो, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, मतलब दोनों का नेचर ऑफ चार्ज अगर अलग अलग होगा, ऑपोजिट होगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और वैसे ही नेचर ऑफ चार्जेस जब एक दूसरे का सिमिलर होगा, सेम होगा, मतलब या फिर दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं या फिर दोनों चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इसके कारण जो फोर्स उनमें जनरेट होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। इसके कारण वो एक दूसरे को पुश करेगा, मतलब धक्का देगा और एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अभी इसके आगे जो टॉपिक है अभी जस्ट इसी वीडियो में आपको ऐड कर रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में, तो पढ़ते हैं जहाँ पे नेचर ऑफ चार्जेस खत्म हो रहा है और प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है, उसके बाद उसी के नीचे लिखा है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, और चार्ज उसका स्मॉलेस्ट मेंबर है ना, स्मॉलेस्ट मेंबर है। तो चार्ज का भी अपना मेजरमेंट का तरीका होगा, चार्ज को भी मेजर किया जाता होगा। तो हर एक क्वांटिटी जिसको, हर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं, उसको मेजर करने का यूनिट होता है। जैसे फोर्स को यूनिट मेजर करते हैं तो फोर्स का यूनिट होता है ना न्यूटन, वैसे ही प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे ही और भी जितना भी आपको एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स, है ना। तो वैसे ही करते करते जो चार्ज है, चार्ज का भी अपना यूनिट होता है। तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, denoted by capital C, and the spelling of coulomb is COULOMB, है ना। इसको हिंदी में अगर पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज कूलम। ठीक है, हिंदी में मेरा थोड़ा सा पुअर है तो राइटिंग में वैसा ही है ना। तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो मतलब अगर हम किसी भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज को मेजर करेंगे तो मेजर करने पर उस क्वांटिटी को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ जो यूनिट हम लिखेंगे वो लिखाएगा सी, है ना। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल 10 कूलम ऑफ चार्ज लिखना है, तो 10 कूलम ऑफ चार्ज अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा 10 सी, 10 कैपिटल सी। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ चार्ज।
अब जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज, तो उसमें बोलते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो वैसे ही जब पढ़ते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो उसी वक्त एक टर्म आता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज का क्या मतलब होगा, है ना। जैसे पढ़ते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे क्लास 9th में, है ना। तो क्लास 9th में जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे तो बोले थे ना कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका क्या मतलब था। दो ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 मीटर 1 kg ईच हो और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो 6.67 × 10⁻23 न्यूटन लगता है। ऐसे पढ़े थे हम लोग क्लास 9th में, है ना। वैसे ही अगर बोलेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज से हम क्या समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, या 1 कूलम ऑफ चार्ज का अगर किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज 1 कूलम हो, तो उससे हम क्या समझेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है ना। तो पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो यहाँ पे कूलम लिखे हैं उसका मतलब क्या है। पहली बात कि ये एक उसके मेजरमेंट करने का यूनिट है ना। जब किसी चीज़ को नापते हैं तो उसका यूनिट लिखते हैं ना। जैसे एक केजी कोई सामान खरीदे हम बाजार से आके 1 केजी पोटैटो खरीदे, तो 1 केजी पोटैटो लिखते हैं ना कि 1 kg, तो उसका मास बता रहा है ना। वैसे ही अगर 1 लीटर पेट्रोल खरीदे तो 1L स्मॉल एल लिखते हैं, तो लिखते हैं ना 1 लीटर, है ना। तो हर एक चीज़ को नापने का जैसे यूनिट होता है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को नापने का यूनिट होता है। मास को केजी में नापते हैं, वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं, कैपेसिटी को लीटर में नापते हैं, लेंथ को मीटर किलोमीटर में नापते हैं। वैसे ही चार्ज को नापने का जो यूनिट है वो है कूलम, है ना। और उसका स्पेलिंग COULOMB कूलम होता है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज, आगे अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, है ना। बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, जो डेफिनेशन है आपके बुक में तो दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक गौर से देखिएगा, बोर्ड पर जो डायग्राम बना है उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट कर सकता है, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा है। मान लेते हैं ये कोई दो चार्ज पार्टिकल है ना। दो चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर का है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो बोलेंगे जब ऐसा हो रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, दोनों के बीच में एग्जिस्टिंग एग्जर्टेड फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो बोलेंगे कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना चार्ज है। तो बोलेंगे चार्ज 1 कूलम। बात समझ में आ गया, है ना। तो बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 coulomb of charge is that quantity of charge which exerts a force of 9 × 10⁹ newtons on another charged particle placed at a distance of 1 meter. जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल जो कि 1 मीटर की दूरी पर है ना, और दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो बोलेंगे जो चार्ज है वहां पर वो 1 कूलम ऑफ चार्ज है ना। फिर से एक बार रिपीट करते रहे। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वली चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है ना।
1 coulomb of charge is that quantity of charge which exerts a force of 9 into 10 raised to power 9 newtons of force on an equally charged particle placed at a distance of 1 meter। एक चार्ज पार्टिकल अपने ही बराबर एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब 9 इंटू 10 raised to power 9 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है और दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो बोलेंगे जो जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो कितना है, वो 1 कूलम ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया है ना? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज? तो ऐसे अगर केवल व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज अलग बात है, वो आपसे यूनिट पूछ रहा है और पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब सी नहीं होता है ना? 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है। बस समझ आया? ये क्वेश्चन होना कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सी, कैपिटल सी, है ना? वैसे ही जब क्वेश्चन ये पूछे व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज जब कहेंगे तो बोलेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज उतना चार्ज है जो एक चार्ज पार्टिकल अपने ही बराबर दूसरे चार्ज पार्टिकल को ऊपर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स एग्जर्ट करता है और दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का दूरी 1 मीटर हो, तो बोलेंगे जो चार्ज है वो कितना है, वो 1 कूलम है। चार्ज कितना है, 1 कूलम है। बात समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे सर अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर मान लो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दूरी 1 मीटर ही है और फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स नहीं है, फोर्स उससे ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है, इसका मतलब चार्ज ज्यादा है। बात समझ में आ गया? ठीक है। वैसे ही जब अगर ये बोलेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो मतलब आपसे यूनिट पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज उतना चार्ज है जो एक 2 इक्वली चार्ज पार्टिकल्स जब 1 मीटर की दूरी पर एग्जिस्ट करता है और दोनों के बीच में फोर्स एक्सर्टेड 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स होता है, तो बोलेंगे चार्ज का क्वांटिटी कितना है, चार्ज का क्वांटिटी 1 कूलम है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना? अब इसी चीज से रिलेटेड एक और चीज है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब 1 प्रोटॉन नहीं होता। बात समझ आ रहा है? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, है ना? जिसमें न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल होता है ना? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है ना? तो चार्ज पार्टिकल होना और 1 कूलम ऑफ चार्ज होना ये दो अलग अलग बात है ना? आपके बुक में जस्ट ये टॉपिक जहाँ पे खत्म हो रहा है उसी के आगे कंटिन्यूड मोड में लिखा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी चीज के ऊपर चर्चा कर रहा है कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है इसका मतलब नहीं है कि 1 प्रोटॉन है। बात समझ में आ रहा है? एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज होने का मतलब 1 कूलम नहीं होता है। 1 कूलम एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर उतना चार्ज होता है। बस में रहा है? जब बोले कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो इसका मतलब हम साथ में ये भी तो बता रहे हैं कि दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर का होना चाहिए, फोर्स एक्सर्टेड 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स होना चाहिए, तब बोलेंगे कि चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना है, वो 1 कूलम ऑफ चार्ज है। हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज 1 कूलम होता है, ये नहीं कह रहे हैं। बात समझ रहा है? अब उसी के आगे कह रहे हैं कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो पूछ रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये क्वेश्चन एक थर्ड इसी टॉपिक से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन हुआ। पहले क्या बोले? पहले व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, दूसरा क्या बोले व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, और तीसरा क्या बोले कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना चार्ज पार्टिकल हो सकता है, वो चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे प्रोटॉन्स हो, उसका मतलब नहीं। ठीक है? 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। बात समझ आ रहा है? ये तीन अलग अलग बात है। यूनिट ऑफ चार्ज एक अलग क्वेश्चन है, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है ये एक अलग क्वेश्चन है, और 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना चार्ज पार्टिकल्स का संख्या होता है ये एक अलग बात है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब उस टॉपिक पे अभी आते हैं, अभी आपको आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि चार्ज पार्टिकल्स में दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। तो किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तीन तरह का पार्टिकल होता है। तो न्यूट्रॉन्स जो होता है वो जो उनके ऊपर चार्ज, दे आर न्यूट्रल बाय नेचर, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज ऑन देम, है ना। तो जो चार्ज पार्टिकल दो नेचर का रह गया वो हो गया नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी भी मटेरियल के न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में जो होता है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज जो होता है पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दे आर न्यूट्रॉन्स। इन न्यूक्लियस में होता है, हर एक मटेरियल के एटम के न्यूक्लियस में होता है ना। वैसे ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होता है एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होता है। इनके अलावा एक और पार्टिकल होता है, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन, लेकिन वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। एंड दे ऑल एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, ठीक है। ये केमिस्ट्री में क्लास 9th में आप पढ़े हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चार्ज पार्टिकल होना अलग बात है एंड पार्टिकल होना अलग बात है। चार्ज पार्टिकल जब कहेंगे तो पार्टिकल्स डिवाइड हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो समझ जाएंगे कि हम न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। और पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो दे ऑल आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे ऑल कंस्टिट्यूट टू अ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, ठीक है। तो एटम में मौजूद जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो होता है न्यूट्रॉन्स, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, बट उनका नेचर ऑपोजिट है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो हमारे काम का चीज क्या है यहाँ पर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग बोले थे कि 1 कूलम चार्ज, है ना, 1 कूलम चार्ज, और इसका चर्चा कर रहे थे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है। तो बोले कि जब कोई दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो और दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का दूरी अगर 1 मीटर हो तो बोलेंगे चार्ज जो है वो 1 कूलम है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स दो नेचर का होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है तो क्वेश्चन ये भी रह गया कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है। क्यों कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम बोले कि चार्ज पार्टिकल का मतलब ये नहीं है कि हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज 1 कूलम होता है, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज एक अलग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना। और चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज होना ये एक अलग बात है, और इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि नेचर ऑफ चार्ज कितना है, नेचर ऑफ चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उससे मतलब नहीं है। चार्ज पार्टिकल का होने का मतलब है कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज 1 कूलम होता है। बात समझ में आ गया है। तो अभी अपने बात को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। 1 कूलम ऑफ चार्ज हम उस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को कहे हैं जब कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे अपने ही बराबर इक्वली चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब 9 × 10⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में दूरी 1 मीटर होता है, तो बोलेंगे चार्ज कितना एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज 1 कूलम एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर।